हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और निरंतर अपने एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे। हमने यूथ पब्लिकेशन से साइंस को स्टार्ट किया है, जिसमें हम बायोलॉजी से आज सेकंड टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका नाम है कोशिका सिद्धांत, संरचना और उसके कार्य। तो हम इसके वन लाइनर फैक्ट कंप्लीट करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ गाइज पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जंतु कोशिका। पहले हम पढ़ेंगे कोशिकांग और उनके कार्य। पहला है हमारा प्लाज्मा झिल्ली। यह संरचनात्मक रूप देती है, पारगम्य होती है, केवल चयनित पदार्थों को कोशिका के अंदर और बाहर जाने देती है और यह आघातों से कोशिका की रक्षा करती है। तो प्लाज्मा झिल्ली क्या करती है? एक संरचनात्मक रूप प्रदान करती है, पारगम्य होती है, चयनित पदार्थों को अंदर बाहर आने देती है और आघातों से कोशिका की रक्षा करती है। कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म। कोशिका अंग इसमें उपस्थित होते हैं, मतलब जो कोशिका के जितने भी अंग होते हैं वह कोशिका द्रव्य में उपस्थित होते हैं। विभिन्न कोशिका अंगकों के बीच में पदार्थों का आदान प्रदान करता है। यह प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक के बीच स्थान को भरता है। जो हमारा केंद्रक होता है वह सेंटर में होता है और जो कोशिका भित्ति होती है वो बॉल बनाती है। उनके बीच में एक ऐसा लिक्विड होता है जिसको कोशिका द्रव्य कहते हैं। यह पदार्थों का आदान प्रदान करता है, उनके बीच के माध्यम को भरता है और या इसके ही अंदर जितने भी कोशिका के अंग होते हैं वह डूबे रहते हैं। केंद्रक कोशिका के सभी प्रक्रियाओं का समन्वय करता है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है केंद्रक को। इसमें DNA जेनेटिक पदार्थों का संग्रहण भी होता है, मतलब इसमें DNA होते हैं, जेनेटिक पदार्थ होते हैं। ये सब किसमें होते हैं? हमारे न्यूक्लियस या फिर केंद्रक में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह कोशिका को दृढ़ता प्रदान करता है। इसको कोशिका का कंकाल तंत्र भी कहा जाता है। कोशिका में विभिन्न प्रोटीन और वसा के संश्लेषण और कोशिका के बाहर इसके परिवहन में मदद करता है। तो हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है यह कहाँ पाया जाता है? तो मेन जो हमारा केंद्रक होता है उसके चारों तरफ पाया जाता है और ये जैसे कि एकदम से आघात होती है हमारी सेल तो बिल्कुल एकदम पचकने से उसको बचाता है, मतलब एक दृढ़ता प्रदान करता है, इस कंकाल की जैसी उसकी रक्षा करता है। तो इसलिए क्या कहा जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कोशिका का कंकाल भी कहा जाता है। इसमें प्रोटीन वसा संश्लेषण होता है क्योंकि यह दो प्रकार की होती है। एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ क्यों होती है? क्योंकि उसमें दाने दाने में पाई जाती है राइबोसोम, जो कि क्या करती है? प्रोटीन का निर्माण करती है। और जो चिकनी या फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वह वसे का संश्लेषण करती है, वसा का संश्लेषण करती है और ये क्या करती है? कोशिका के बाहर इनका आदान प्रदान करने में भी सहायक होती हैं। राइबोसोम यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्थान प्रदान करता है और इसको क्या कहा जाता है? प्रोटीन का कारखाना या फिर प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिकीय श्वसन संपन्न करता है। तो हमारे कोशिका में जो श्वसन होता है वो कौन संपन्न करता है? माइटोकॉन्ड्रिया संपन्न करती है। उपापचयों की क्रिया संपन्न करती है, मतलब जो हमारा मेटाबॉलिज्म होता है उसकी क्रिया को संपन्न कौन कराता है? माइटोकॉन्ड्रिया कराता है। रासायनिक क्रियाओं के लिए ATP के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है। उपापचयी या फिर मेटाबॉलिज्म के बाद ये क्या करती है? ATP में ऊर्जा को उत्पादन करती है। इसका उपनाम क्या होता है? तो कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि ये क्या करता है? ATP में ऊर्जा का उत्पादन करता है, इसलिए क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है या फिर शक्ति ग्रह भी कहा जाता है। गोल्जी का या फिर गोल्जी बॉडीज कहा जाता है। विभिन्न स्रोतों जैसे कि एंजाइम, हार्मोन आदि का उत्पादन और भंडारण करता है। क्या करता है? बहुत सारे हार्मोन्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, पदार्थ हो गए, उनका उत्पादन भी करता है और भंडारण करके रखता है गोल्जी बॉडी। लाइसोसोम क्षतिग्रस्त कोशिकाओं और उनके भागों को शीघ्र नष्ट कर उन्हें पाचन में मदद करता है, अतः इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। तो हमारे जो लाइसोसोम होते हैं इसमें 24 प्रकार के एंजाइम्स होते हैं जो कि क्या करता है? जो कोशिका या फिर कोई कोशिकांग है खराब हो गया है उसको नष्ट करता है, उसको तुरंत मार देता है और पचाने में मदद करता है। और जब पूरी कोशिका ही अच्छे से काम नहीं करती तो खुद ही बिल्कुल एकदम फट जाता है और सारे एंजाइम्स पूरे कोशिका में फैल जाते हैं और पूरी कोशिका को मार देता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? आत्मघाती थैला भी कहा जाता है। रिक्तिका जल और अन्य पदार्थों के भंडारण में सहायक होती है। रिक्तिका क्या होते हैं? यह जल को और अन्य पदार्थ होते हैं उनके भंडारण में सहायक होता है। मानव शरीर में कोशिका की खोज किसने की थी? तो मानव शरीर में कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले की थी, जो कि एक मृत कोशिका थी। जीवित कोशिका की लुवेन हॉक के द्वारा की गई थी। कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन सा है? तो कोशिका का नियंत्रक केंद्र केंद्रक होता है।
कोशिका में उपापचयी की क्रिया किस में होती है? तो कोशिका में जो मेटाबॉलिज्म होता है या फिर उपापचयी क्रियाएं होती हैं वह माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती हैं। कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। तो किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो ये होता है न्यूक्लियस या फिर नाभिक को कहा जाता है। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग क्या है? तो जो मास्टर होगा सबसे बड़ा होगा, तो हमारा नाभिक सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। कोशिका को कोशिका का प्रोटीन कारखाना किसे कहा जाता है? ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसको कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? तो ये है राइबोसोम। कोशिका की आत्मघाती थैली या फिर बैग किसे कहा जाता है? तो ये है लाइसोसोम। कोशिका अंगक आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है, तो लाइसोसोम। कोशिका के हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है, तो कोशिका है उसमें प्रोटीन कौन बनाता है? तो राइबोसोम बनाती हैं। कोशिका अंग केवल पशु कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो जो लाइसोसोम है यह सिर्फ पशु कोशिका में या फिर जीव कोशिकाओं में ही पाया जाता है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है? तो जीवन की मूलभूत इकाई होती है कोशिका। शरीर में लगी चोट की मरम्मत करने के लिए कोशिका का विभाजन में सहायक होता है। तो किसके द्वारा कोशिका का विभाजन होता है? तो केवल समसूत्रीय विभाजन के कारण ही कोशिका का विभाजन होता है, समसूत्रीय विभाजन से। एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो जो पशु होता है उसकी सबसे बड़ी कोशिका होती है न्यूट्रॉन। कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता। जो कोशिका सिद्धांत है वह विषाणु पर लागू नहीं होता या वायरस पर लागू नहीं होता। जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं होता। तो जो जीव कोशिका होती है उसके सिद्धांत पर कौन लागू नहीं होता? विषाणु उस पर कार्य नहीं करता। जीव को जीवित और आजीवित दोनों माना जाता है। तो ऐसे कौन सा जीव होता है जिसको जीवित और आजीवित दोनों माना जाता है? तो यह है विषाणु। कोशिका प्रकार्यात्मक इकाइयों का नियंत्रण करता है। तो जो कोशिका के प्रकारात्मक कार्य होते हैं उनका नियंत्रण करता है केंद्रक। सूत्रीय विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित कोशिकाओं के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित हो जाते हैं। तो जब हमारी कोशिका विभाजित होती है उसके विभाजन में कई स्टेज होती हैं, तो एक ऐसी स्टेज जिसमें जो गुणसूत्र होते हैं वह एक मध्य रेखा में स्थापित हो जाते हैं, इसे कहा जाता है मेटाफेज। एक बीच में आ गए तो मैटर करेगा ना उनकी फेज, तो मेटाफेज या मेटाफेज। सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका कौन सी है? तो सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसे ऑस्ट्रिच कहा जाता है, उसका एग। समसूत्री विभाजन या फिर माइटोसिस का पहला चरण क्या होता है? तो माइटोसिस का पहला चरण होता है पूर्वावस्था, जिसको प्रोफेज कहा जाता है। एक पौधे कोशिका में राइबोसोम किस जगह पर पाया जाता है? तो जो पौधे होते हैं उनकी कोशिका में जो राइबोसोम होता है वह प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया गया था कार्ल वेंडा के द्वारा। कोशिकांग किसी भी बाहरी पदार्थ या फिर खराब कोशिकांग को पचाकर कोशिका को साफ करने में मदद करता है। तो यह है लाइसोसोम, जो कि कोशिका अंगों को पचाकर उनको कोशिका को साफ करने में मदद करता है, लाइसोसोम। एक जीवित कोशिका की संपूर्ण अवयव को जाना जाता है, उसमें साइटोप्लाज्म और नाभिक शामिल होते हैं, तो उसे कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। कोशिका में एक ऐसा अवयव जिसमें साइटोप्लाज्म और नाभिक दोनों शामिल होते हैं उसे प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। कोशिका के शक्तिगृह या फिर पावर हाउस के नाम से जाना जाता है, तो ये है सूत्रकणिका। क्या? सूत्रकणिका या फिर माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, जिसमें को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। कोशिकांग के स्वयं के डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं, तो ऐसा कोशिकांग जिसमें स्वयं का डीएनए और राइबोसोम होता है, तो ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण में सहायक होते हैं। जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं उनमें जो आरएनए का संश्लेषण होता है वह केंद्रक के द्वारा किया जाता है या फिर केंद्रक में होता है। कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिकों का नाम बताइए। तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान के द्वारा दिया गया था। कोशिका का सिद्धांत।
वह कोशिका अंग है जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन की जैसी जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं, वो कौन सी है? तो इसे कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है जो श्वसन और ऊर्जा उत्पादन में सहायक होता है, रासायनिक क्रियाएं करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के अंदर कोशिका के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है पादप कोशिका, प्लांट सेल। पादप कोशिका में पाए जाने वाले अंग और उनके कार्य, कोशिकांग और कार्य। कोशिका भित्ति, जिसको सेल वॉल कहा जाता है, यह कोशिका को निश्चित आकार और कठोरता प्रदान करती है। प्लाज्मा झिल्ली और जो आंतरिक संरचना होती हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने का कार्य भी कोशिका भित्ति ही करती है। प्लास्टिड, यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्लोरोप्लास्ट, जो कि श्वसन प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। क्रोमोप्लास्ट, यह फूल और फलों को रंग प्रदान करता है। और ल्यूकोप्लास्ट, यह भोजन के भंडारण में मदद करता है। तो प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्लोरोप्लास्ट, जो कि प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। क्रोमोप्लास्ट, जो कि फल और फूलों को रंग प्रदान करता है। ल्यूकोप्लास्ट, जो कि भोजन के भंडारण में सहायता प्रदान करता है। सेंट्रोसोम नामक संरचना केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है। यह केंद्र के ऊपर पाए जाने वाले छोटे पिंड होते हैं। तो जो सेंट्रोसोम होते हैं यह किसमें पाए जाते हैं? जंतु कोशिकाएं में पाए जाते हैं। और जब कोशिका विभाजन होती है उसमें सहायता प्रदान करते हैं सेंट्रोसोम। यह पादप कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। यह केंद्र के ऊपर छोटे छोटे से पिंड होते हैं। पौधों में पाया जाने वाला नीला और बैगनी रंग होता है। यह फ्लेवोनाइट वर्णक उपस्थिति के कारण होता है। इसे क्या कहा जाता है? तो नीला, बैगनी और रेड फ्लेवोनाइड वर्णक उपस्थित होते हैं। इसका कारण होता है एंथ्रोसाइनिन। एंथ्रोसाइनिन के कारण लाल, नीला, बैगनी फ्लेवोनॉइड वर्णक पाए जाते हैं। गाजर का नारंगी रंग किसकी वजह से होता है? तो जो गाजर नारंगी कलर की होती है वह कैरोटीन के कारण होती है। कैरोटीन के कारण होती है। वनस्पति कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? जो कोशिका की भित्तियां होती हैं वह सेल्यूलोज से बनी होती हैं, जो कि एक प्रकार का क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, सेल्यूलोज। पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो पादप कोशिका भित्ति सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती है। कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है, किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता। तो क्या ऐसा अंग है जो कि कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता? तो यह है क्लोरोप्लास्ट। पौधों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो पौधे हरे होते हैं पर्णहरित के कारण या फिर क्लोरोफिल के कारण। घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। तो ऐसा कौन सा घटक है जो कि पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? तो ये है पर्णहरित या फिर क्लोरोफिल। गैर हरित वनस्पतियों में कमी होती है। जो गैर हरित या फिर नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं इनमें पर्णहरित की कमी होती है। क्लोरोफिल को सबसे पहले पृथक और नामित किसने किया था? तो क्लोरोफिल को सबसे पहले पृथक और नामित करने वाले थे केवेंतु और पैलेटियर और केवेंतु। तो क्लोरोफिल यहाँ डाला था, वहाँ डाला था, तो किसने कहाँ कहाँ डाला था? तो केवेंतु उनको पकड़ के बांध दिया और पैलेटियर ने उसको नामित किया था और पृथक किया था। क्लोरोफिल में होता है मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में होता है मैग्नीशियम। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? तो कोशिका भित्ति को बनाने वाला ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि जटिल भी होता है? तो यह है सेल्यूलोज, जो कि मनुष्य नहीं पचा पाता। मैग्नीशियम निम्नलिखित में से संघटक धातु होते हैं। तो मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? तो यह पर्णहरित में पाया जाता है। फलों और सब्जियों में स्थित कैरोटीन हम किन्हें रंग प्रदान करता है? जो कैरोटीन होता है वह नारंगी रंग देता है। कौन सा रंग देता है? नारंगी रंग देता है। इसके साथ हमारा वीडियो होता है कंप्लीट गाइस। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।